चलिए आज हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ एक सवाल करवा देंगे। इससे एक आध सवाल बिहार बोर्ड में आता है और इससे कुछ सवाल सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। तो हम एक दो सिंपल सवाल जो बिहार बोर्ड पूछता है उसका पहले करवा लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है। अगर क्वेश्चन बैंक पलट के आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक में देखिएगा इस टाइप का कुछ सवाल मिल जाएगा आपको। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वो हम पहले बता चुके हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, हम डिस्क्रिप्शंस में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसका फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। ऐसे हम बताए थे रेसिस्टेंस में जो सीरीज का फार्मूला होता है वो कैपेसिटर में पैरेलल का फार्मूला हो जाता है। रेसिस्टेंस में जो पैरेलल का आता था वो कैपेसिटर में सीरीज का फार्मूला हो जाता है। अगर इतना याद रखेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे 10th में भी रेसिस्टेंस वाला सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोग फार्मूला याद किए होंगे। उसका सीरीज यहाँ पैरेलल कर देंगे, उसका पैरेलल यहाँ सीरीज कर देंगे, एक दूसरे का रिवर्स फार्मूला है, उसी से बन जाएगा। एक आध सवाल सिंपल आता है जैसे ये, हालांकि डाटा में भी कि अलग अलग हो सकता है, डाटा हमको एग्जैक्ट याद नहीं है कि इसका वैल्यू वगैरह क्या दिया था, लेकिन इस टाइप का एक आध ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में। आप देखिएगा ये दो पैरेलल प्लेट, ये पैरेलल लाइन और इक्वल लाइन हम खींचे हैं, तो ये कैपेसिटर है। अगर इसी में एक लाइन बड़ा और एक लाइन छोटा हो जाता तो ये सेल का सिंबल है, लेकिन दोनों लाइन अगर बराबर हो तो वो कैपेसिटर है। तो आप लोग, या कैपेसिटर का सिंबल कई बार इस तरीके से भी रहता है, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सिंपल दो पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। तो एक इस टाइप का भी किसी बुक में, जैसे प्रदीप के बुक में इस टाइप का एक कैपेसिटर आपको मिलेगा। तो चलिए, ये ए और बी दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट के बीच अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने दे दे, जैसे मान लीजिए ये 2 माइक्रोफेराड हो, ये भी 2 माइक्रोफेराड हो और ये मान लो 4 माइक्रोफेराड हो, तो बोलेगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालें। तो देखो, हम जब कभी भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अभी तो बड़ा आसान सवाल है, लेकिन कई बार इसका अच्छा सवाल भी आता है। तो आसान सवाल में कॉन्सेप्ट अगर हम देख लेंगे तो अच्छा सवाल भी बनेगा। तो देखो, जिस दो पॉइंट के बीच, जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको कहेगा ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी समतुल्य धारिता ज्ञात करें, तो किसी न किसी दो पॉइंट के बीच देगा। आपको ध्यान देना है कि किन दो पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। जैसे यहाँ ए और बी के बीच दे देगा, तो कहीं और भी डिफरेंट शेप का वो लूप बनता है, तो आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच दे देगा। तो यहाँ ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, तो देगा सी इक्विवेलेंट कितना होगा। देखो, ए से चार्ज को भेजो और बी से निकाल लो, यानी ए से चार्ज को भेजोगे तो यहाँ आगे आके इस जंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मतलब है कि यहाँ पैरेलल में सी इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता था, तो C1 + C2। समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र का जो फार्मूला होता था ये C1 + C2। तो अगले डायग्राम में हम इस दोनों कैपेसिटर को मिला करके एक कैपेसिटर बना देंगे। क्यों? क्योंकि देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मतलब है कि इस दो पॉइंट के बीच जितने भी कैपेसिटर हैं सबको हटा के कोई एक कैपेसिटर लगाओ। तो हम एक ही बार में नहीं हटा सकते, तो हम जहाँ पता चल गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है वहाँ पैरेलल वाला फार्मूला लगा के एक कर लेंगे। जहाँ पता चल जाएगा सीरीज में है, सीरीज वाला फार्मूला लगा के एक कर लेंगे। देखो, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ था, निश्चित रूप से ये दोनों पैरेलल है, तो ये C1 + C2 होगा, तो 2 + 2 ये 4 माइक्रोफेराड। उसके बाद एक 4 माइक्रोफेराड और था, तो देखो ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। देखो, ये दोनों कैपेसिटर मिलके 4 माइक्रोफेराड हो गया, एक 4 माइक्रोफेराड पहले से ही था। अब देखो, जो चार्ज इसमें गया ना, सेम वही चार्ज इसमें भी आएगा। मतलब सेम चार्ज फ्लो हो रहा हो या जब सेम करंट फ्लो हो रहा हो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेम करंट जा रहा है या सेम चार्ज जा रहा है, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन वाला फार्मूला लगता है,
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला लगता था दो कैपेसिटर के बीच, ये C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। देख लीजिएगा, ये दो कैपेसिटर जब श्रेणी क्रम में हो यानी सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो उसका फार्मूला यही था। तो जो लोग ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटी नहीं जानते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, तो 4 प्लस 4 8 माइक्रोफेराड। यानी A और B के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको निकालने दिया था वो कितना हो गया, 8 माइक्रोफेराड। तो हम 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड दिए हैं। हो सकता है कि एग्ज़ाम में कुछ इसको डिफरेंट वैल्यू दे दे, तो कुछ नहीं, तरीका यही है निकालने का। हम लोग इसी तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी समतुल्य धारिता निकालते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट टाइप का सवाल हो, जैसे एक सवाल और हम इसको देते हैं। ऑब्जेक्टिव में छोटा छोटा सवाल पूछता है, ये भी देखिएगा, कई बार किसी बार पूछा होगा इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव। जैसे इस टाइप का एक सवाल दे देगा, ये मान लीजिए एक कैपेसिटर है, ये मान लीजिए 4 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर है, ये भी मान लीजिए 4 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर है, और ये मान लीजिए एक 2 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर। अब यहाँ ए और बी पॉइंट के बीच बोल देगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो। हालांकि ये बहुत ही आसान सवाल है, ये सब सवाल, इतना आसान सवाल सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है, और सब इतना आसान सवाल पूछता नहीं है। तो देखो ये 4 प्लस, देखो अब कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे। तो देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जब कभी भी निकालने के लिए आए, यानी समतुल्य धारिता जब कभी निकालने के लिए आए, आप पॉइंट नोटिस करो कि किन 2 पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, या किन 2 पॉइंट के बीच समतुल्य धारिता निकालना। तो देखो यहाँ ए और बी पॉइंट के बीच जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने दे दिया, तो ए से चार्ज को भेजना और बी से निकालना। ए से जैसे चार्ज को भेजोगे तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो अभी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, लेकिन जो चार्ज इसमें गया था ना, सेम वही चार्ज इसमें है। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर आपस में किस कॉम्बिनेशन में है, तो ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये दोनों जो सीरीज कॉम्बिनेशन में, पहले इन दोनों को मिला के एक कर लेते हैं, तब हम देखेंगे आगे। अभी दोनों को पैरेलल वाला फार्मूला हम लगाएंगे नहीं, पहले वो आपस में सीरीज वाला जो था ये दोनों को मिला के एक कर दिए। देखो यहाँ C इक्विवेलेंट इक्वल टू दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर से वही फार्मूला C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो 4 गुना 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4, तो 16/8 मतलब 2 माइक्रोफेराड। यही फार्मूला 4 गुना 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा 2 आ जाएगा। तो 2 माइक्रोफेराड हमने लिख दिया, और नीचे 2 माइक्रोफेराड था। तो चलो ये 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड। अब देखो गौर से, फिर से ए और बी पॉइंट को हम इंडिकेट कर दिए, ए से भेजो और बी को निकालो। ये दोनों मिला करके एक कैपेसिटर हमने बना दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा। अब देखो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपको दिख रहा है, तो अभी से ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, चूँकि यहाँ चार्ज का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जहाँ कहीं भी चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो, निश्चित रूप से ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। दोनों एक पॉइंट पे जाके मिल भी गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 2 कितना, 4, तो ये 4 माइक्रोफेराड। तो मतलब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो गया, तो 4 माइक्रोफेराड का आ गया। इसी तरीके से और भी डिफरेंट सवाल दिया जा सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है ये 4 माइक्रोफेराड। कई बार इक्विवेलेंट कैपेसिटी से डायरेक्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटी नहीं पूछ के इसके अंदर का चार्ज, या इसके अंदर इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पूछ देगा, या इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसको सेल से अगर कनेक्ट कर देगा। तो वो सब सवाल भी हम बनाएंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके सारा सवाल डील करते चले जाएंगे। तो चलो अब इसमें कुछ नहीं, हम करते क्या हैं कि जिन 2 पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना हो, एक से चार्ज भेजते हैं, दूसरे से निकाल लेते हैं। जहाँ पता चल गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, वहाँ सीरीज वाला फार्मूला लगा के एक करने का काम करते हैं, और जहाँ पता चल जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वहाँ पैरेलल वाला फार्मूला लगा के एक कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग और भी सवाल इसमें देख सकते हैं। जैसे मान लो इस टाइप का सवाल आ जाए,
तो देखो, तो ये इस 2 पॉइंट के बीच भी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको निकालने दे सकता। तो देखो, जैसे मान लो इसका वैल्यू C1, C2, C3, C4 अगर दे दिया इसका, या वैल्यू भी डायरेक्ट ही दिया रह सकता है, ये मान लो C5, तो जैसे बोल देगा C1 और C2 ये बराबर है और ये दोनों 4 माइक्रोफेराड, बाद बाकी C3, C4 ये बराबर है, ये भी 2 माइक्रोफेराड, और ये C5 जो है ये 6 माइक्रोफेराड है। तो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा? तो कुछ नहीं, देखो जो चार्ज यहाँ से भेजोगे ना और यहाँ निकालोगे, चूँकि इसी ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया तो आपस में ये सब पैरेलल होगा, पैरेलल तो होगा, आप ही डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो जो चार्ज इसमें गया था सेम वही चार्ज इसमें भी आया, मतलब इन दोनों को मिला के एक कैपेसिटर बना देंगे। अब देखो ये एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर तीनों मिलके पैरेलल में आएगा, तो दोनों मिला के पैरेलल में एक कर देंगे, फिर से ये दोनों आपस में सीरीज में होगा, सीरीज वाला एक एक स्टेप करके ते हुए बनाते चले जाएंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगा। पहले इन दोनों को मिला के सीरीज कर लेंगे, उस सीरीज वाला फार्मूला एक कर देंगे, एक और एक 2 और ये 3, तीनों आपस में पैरेलल वाला फार्मूला लगा कर एक कर लेंगे, फिर ये दोनों आपस में सीरीज में है, सीरीज वाला फार्मूला लगा के जो आने का होगा आ जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटी इसी तरीके से हम लोग निकालते चले जाते हैं। तो चलिए हम अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट, शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये बड़ा काम का चीज़ है, कई बार इसको लोग दूसरे तरीके से भी बनाता है इस सवाल को, लेकिन हम लोग शॉर्ट सर्किट के कॉन्सेप्ट से एक सवाल को डील करते हैं। ये ऐसा सवाल CBSE कई बार पूछा है, CBSE 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में, और बिहार बोर्ड भी एक आध बार पूछा बहुत पहले के एग्ज़ाम में। तो देखो शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये मान लो एक कैपेसिटर, ठीक, इसकी कैपेसिटी देखो, ना केवल कैपेसिटर, यहाँ रेसिस्टर भी रहेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम बताने जा रहे हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहे तो जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं सेम कंडीशन होगा। तो देखो मान लेते हैं ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है, ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C। अभी अगर कोई चार्ज भेजोगे तो ऑब्वियस है इस कैपेसिटर से होके ही आएगा, क्योंकि अभी इसके पास कोई दूसरा ऑप्शंस है नहीं, तो इसी होके इसको फ्लो होना, पहले ये स्टोर कर लेगा बाद में इसको जाने देगा। लेकिन जब कभी भी इसको हम किसी दूसरे वायर से सीधा कनेक्ट कर दें, बाईपास जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये सिंपल बाईपास अगर कनेक्ट कर लें दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट के क्रॉस, तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट जब हम तार से कनेक्ट किए हैं तो इस बीच में कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, यानी इस बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं होगा। तो देखो एक बात और हम बता दें, यहाँ सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इस शरीर का वैल्यू यानी आदमी का वैल्यू तभी तक है जब तक इसमें प्राण, आदमी के शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो आदमी बेकार हो जाता, उसको जाके कहीं दफना दो, जला दो, जो करना कर लो। तो जिस तरीके से किसी भी आदमी का वैल्यू तभी तक है जब तक कि उसमें प्राण है, सेम उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस तभी तक उपयोगी है जब तक कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक डिवाइस का कोई काम नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चाहे वो रेसिस्टर ही क्यों ना हो, इसका वैल्यू तभी तक होगा जब तक इसमें करंट जा रहा होगा। ये करंट नहीं तो इस रेसिस्टर का कोई काम नहीं है, उठा के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं मतलब जैसे शरीर बिना प्राण का बेकार है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी बिना करंट का क्या बेकार है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो जब तक इसके पास कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं था तो चार्ज हम इधर से सप्लाई कर रहे थे तो आसानी से इधर से जाएगा, थोड़ा बहुत स्टोर ये करेगा, उसके बाद ये फॉलो होगा। लेकिन जब इसको हम कनेक्ट कर दिए तो कनेक्ट कर देने के बाद देखो ये होगा क्या, अब उधर जाएगा तो इसको अपोज करेगा ये कैपेसिटर, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ये रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा, यहाँ कुछ न कुछ अवरोध करेगा, जाने नहीं देगा, रोकेगा। लेकिन ये जो रास्ता है ये बिना अवरोध वाला रास्ता, देखो यहाँ कोई हिंड्रेंस नहीं है, यानी कोई रेसिस्टेंस नहीं है, करंट को फ्लो होने में कोई अपोज नहीं कर रहा।
चूँकि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ही नहीं, इधर अब अपोज है। जैसे ही इस बाईपास हम कनेक्ट किए तब सारा करंट ये जो इसमें जा रहा था इधर से फ्लो हो रहा था, अब उधर से नहीं जाके सारा इधर से आ जाएगा। क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस है ही नहीं और यहाँ रेसिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा, तब इसमें करंट ही नहीं गया। करंट नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये कैपेसिटर बेकार है, इसका मतलब ये कैपेसिटर क्या हो गया, बेकार। इसी तरीके से जैसे मान लो ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर अगर था, इसमें अगर करंट अगर देते तो निश्चित रूप से इस अपोजिशन हो के पास करेगा। लेकिन जैसे ही इसको कोई दूसरा ऑप्शंस मिल जाए, इसको कोई दूसरे इलेक्ट्रिक वायर से सिंपली कनेक्ट कर दें और यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं हो, इसका मतलब है कि ये अब इसमें जाएगा करंट तो उसको अपोज करेगा ये रेसिस्टर, चूँकि रेसिस्टेंस ऑफर्ड करेगा, उसको अवरोध मतलब करंट को फ्लो होने में अवरोध करेगा। लेकिन इधर बिना अवरोध वाला रास्ता है तो सारा करंट अब इधर से ही फ्लो हो जाएगा, ऊपर करंट जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि झूठ मूठ का उसका उधर उसको अवरोध मतलब रोकने का काम कर रहा है, वहाँ रुकावट है, यहाँ कोई इस रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं, सारा करंट इधर से पास कर जाएगा, इस बाईपास से होके पास कर जाएगा। मतलब ये रेसिस्टेंस अब क्या हो गया, बेकार हो गया। इसका मतलब ये है कि इस दोनों पॉइंट को खींच के एक जगह हम कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ शॉर्ट, इसी को शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट। ये शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि देखो जब ये सिंपली वायर से जुड़ा हुआ है ए और बी पॉइंट, तो इस पॉइंट को खींच के हम यहाँ ले आ सकते हैं। मतलब अगर चाहें तो अगले स्टेप में ए और बी पॉइंट को हम एक ही जगह लिख सकते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। क्यों इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर, क्योंकि इस बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है। इसका मतलब सिंपली इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट पे रखा जा सकता है, तो हम रख दिए। यहाँ भी इस ए पॉइंट को उठा करके बी पॉइंट पे रख दो, यानी ए और बी पॉइंट को एक ही जगह कर दिए। सिंपल, जैसे ये इतना तार एक्स्ट्रा कनेक्ट हुआ है, अगर इस तार को काट के हटा दें, सिंपली इस पॉइंट को यहीं से हम कनेक्ट कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट कहेंगे। जब कभी भी किसी एक रास्ते में अवरोध हो और दूसरे रास्ते में अवरोध नहीं हो, तो वो दोनों पॉइंट को खींच के एक जगह से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड एक सवाल हम बनाते हैं, बड़ा अच्छे से वो सवाल डील होता है। देखने में कई बार लगेगा कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता नहीं। देखना एक सवाल मिल जाएगा, बिहार बोर्ड भी बहुत पहले पूछा है और सीबीएसई बोर्ड भी कई मरतबा पूछा है इस टाइप का सवाल। देखो एक 3 कैपेसिटर है, इसमें इस तरीके से एक सवाल आया है। इस पॉइंट को नाम दे दो P और इस पॉइंट को नाम दे दो Q। इसकी कैपेसिटी हम C मान लेते हैं, इसका कैपेसिटी C, और इसका हो सकता है कि C1, C2, C3 अलग अलग भी ले लें कैपेसिटी, या ऐसा भी हो सकता है C1, C2, C3 सबका वैल्यू सेम हो। तो हम यहाँ C1, C2, C3 देखने के लिए लिख दिए और यहाँ हम बगल में लिख देते हैं कि ये सब का वैल्यू ये बराबर ही है और सबको मान लो कि 2 माइक्रोफेराड आपको दे दिया है। हो सकता है कि इसका वैल्यू कुछ और भी दे सके या सब अलग अलग ही हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो तुमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने दे देगा, कहेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा फाइंड आउट करो। अच्छा किन 2 पॉइंट के बीच, तो यही P और Q पॉइंट के बीच एक आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। तो देखो ये थोड़ा सा अगर सिंपली देखोगे तो बहुत लोग को लगता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है नहीं। बहुत लोग को लगता है कि जो करंट भेजेंगे वही करंट इसमें आएगा, वही करंट, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ जो आएगा यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा इस तरीके से। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आया तो पुनः ये पॉइंट जो है यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट को खींच के एक जगह कर सकते हो। तो देखो ये इस तरीके से बनाने में थोड़ा सा पेचीदा है, तो इसको हम सिंपल दूसरे तरीके से हम बनाते हैं। ये पैरेलल और सीरीज वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे नहीं, अभी शॉर्ट सर्किट का जो कॉन्सेप्ट बताएं उसी से हम बना लेते हैं। देखो P और Q के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी जब निकालने दे देना, देखो अब हम सवाल को मिटा रहे हैं और इस वैल्यू को भी मिटा देते हैं। जब P और Q के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना हो तो हम बताए थे जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना हो, एक से करंट भेजो और दूसरे से करंट निकाल लो। तो एक से करंट हमने भेजा और दूसरे से निकाल लिया। अब देखो क्या करते हैं, एक से करंट भेजा और दूसरे से निकाल लिया, तो ये जो पॉइंट P है
एक साइड लिख लो, और ये दूसरा पॉइंट Q है, इसको हम दूसरे साइड लिख लेते हैं। इस बीच में कुछ कंस्ट्रक्शंस और भी हैं जिसको हम बाद में देख लेंगे। तो P से करंट भेजो और Q से निकाल लो। करंट भेजने का मतलब यहाँ चार्ज भेज रहे हैं, चार्ज P से भेज दिए और Q से निकाल लिए। अब देखो यहाँ भी एक जंक्शंस है और यहाँ भी एक जंक्शंस है। इस जंक्शंस का नाम हम कुछ लेट कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। इस जंक्शन को हम X मान लेते हैं और इस जंक्शन को Y मान लेते हैं। सॉल्व करने के लिए उस जंक्शन का नाम कुछ न कुछ दे दिए। यहाँ एक पॉइंट जो मिट किया, ये अलग से जो तार जुड़ा हुआ है इसको जंक्शन कहेंगे हम लोग। तो जंक्शन को हमने एक जगह X मान लिया और दूसरी जगह Y मान लिया। अब गौर से देखो, ये जो P पॉइंट है, यहाँ से जो चार्ज आया सेम यही उठ के Y पॉइंट पे आ गया। यानी P पॉइंट, देखो इस P पॉइंट को खिसका के हम यहाँ भी ले सकते हैं, चूँकि इस बीच में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है। तो इस P पॉइंट को हम खिसका के Y पॉइंट पे ले जा सकते हैं। क्यों? चूँकि इस बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है। अभी तुरंत बताया कि अगर मान लो ये सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, तब ऊपर वाले से करंट तो जाएगा नहीं, जितना भी करंट आएगा सब नीचे से जाएगा। इसका मतलब X पॉइंट को Y पॉइंट पे खींच के एक जगह कर सकते हैं। क्यों? चूँकि अब इसमें करंट नहीं गया था तो ये कैपेसिटर बेकार है। इस कैपेसिटर बेकार है तो इसको काट के सिंपली हटा लो, यानी X पॉइंट को Y पॉइंट के जगह कनेक्ट कर दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ भी वही हाल है। यहाँ देखो P पॉइंट और Y पॉइंट के बीच कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है। मतलब अगर हम चाहें तो P और Y पॉइंट को खींच के एक जगह कर सकते हैं। क्यों? ये शॉर्ट सर्किट है, दोनों पॉइंट को एक जगह किया जा सकता। तो देखो P पॉइंट को हम Y पॉइंट के करीब कर दिए। ठीक, P और Y एक ही पॉइंट है, शॉर्ट सर्किट है। उसी तरीके से देखो X और Q, ये भी बिना किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से ये कनेक्ट है, ये सिंपली वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब इस पॉइंट को खींच के Q पॉइंट पे किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को अगर खींचोगे तो खींच के, चूँकि ये तार वार है तो सोचिए, सिंपली सोचो कि इस तार को खींच के यहाँ कर देंगे तो ये तार इलोंगेट होकर थोड़ा इधर से बड़ा हो गया होगा। तो X पॉइंट को Q पॉइंट के पास कर दो, तो X पॉइंट को Q पॉइंट के पास कर दिए। या अभी जो कॉन्सेप्ट बताए थे, सिंपल शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट पे दोनों पॉइंट को खींच के एक जगह कर लो। तो P और Y को हमने एक जगह किया है और यहाँ X और Q को हमने एक जगह किया है। अब गौर से देखेंगे, P और X के बीच एक कैपेसिटर है। देखो P यहाँ है और X यहाँ है। तो P और X के बीच एक कैपेसिटर है तो लगा लो, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है। अब गौर से देखो X और Y के बीच भी एक कैपेसिटर है। देखो गौर से, X यहाँ है और Y यहाँ, X और Y के बीच भी एक कैपेसिटर लगा दो। X और Y के बीच जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी C2। और देखो Y और Q के बीच भी एक कैपेसिटर है। तो देखो Y यहाँ है और Q यहाँ, तो Y और Q के बीच एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? C3। तो सिंपल अब तुमको दिख रहा होगा कि ये जो चार्ज जा रहा है तीन अलग अलग पार्ट में बट गया, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल ऐड हो गया, आसान सा सवाल हो गया। इस तरीके से हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो कुछ नहीं, जहाँ शॉर्ट सर्किट है ना, इस सिंपल इस पॉइंट को उठा के P पॉइंट को Y पॉइंट पे लेके चले आए, X पॉइंट को Q पॉइंट पे लेके चले गए, और जिसके बीच जो कैपेसिटर था एक एक करके लिखते चले गए। तीनों पता चल रहा पैरेलल में, पैरेलल है इसका मतलब पैरेलल वाला फार्मूला लगा के एक कर दिए। तो P और Q के बीच C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। तो चलो ये सवाल, इस टाइप का सवाल अब तुम लोग से सॉल्व हो जाएगा। तो जिन लोगों को इतना के बावजूद भी अगर परेशानी हो जाए तो नीचे कमेंट वमेंट कर लेना, डिस्क्रिप्शन ये यूट्यूब के में ही कमेंट कर देना, तो हम देखेंगे, अलग से भी बता देंगे अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो। देखो इससे एक और अच्छा सा सवाल CBSE बार बार पूछता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड सवाल। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है वहाँ भी देखेंगे। देखो इस टाइप का कॉम्बिनेशन जहाँ कहीं भी मिल जाए, चाहे वो रेसिस्टर हो या कैपेसिटर हो, वो व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में इन डिटेल से हम इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ जब बताएंगे वहाँ बताएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है वो भी बताएंगे, उसका कैसे हम लोग एप्लीकेशन, मतलब उसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को इन डिटेल से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक एप्लीकेशन काम आएगा इक्वेशन को सॉल्व करने में, जिसको कि अभी हम सिंपली बता देते हैं। देखो ये एक जंक्शन है, जैसे मान लो P है, और ये एक दूसरा जंक्शन है मान लो Q है।
इस दो जंक्शंस के बीच इस तरीके से कोई कैपेसिटर कनेक्ट है, एक C1 है, एक C2 है, ये C3 है और ये C4 है। और ये देखो यहाँ भी एक जंक्शन है और यहाँ भी एक जंक्शन। इस जंक्शन के बीच एक कोई तीसरा कैपेसिटर हो, और इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच एक अनदर वायर से कनेक्ट कोई तीसरा कैपेसिटर हो, इस तरीके से जुड़ा रहे। इसकी कैपेसिटी मान लो C5 है। तो इस तरीके का सर्किट कहीं भी मिल जाए सेम टू सेम, देखो यहाँ दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उसके बाद अगले पॉइंट पे ये आपस में कनेक्ट है, फिर ये दोनों आगे जाके किसी एक पॉइंट पे कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जहाँ कभी मिल जाए उसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ये व्हीटस्टोन नाम है किसी प्रोफेसर साइंटिस्ट का नाम है, जिसके सम्मान में इस सर्किट का नाम यानी इस ब्रिज का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया गया। ये जब बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो देखो इस मिड वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाता। अभी तुमको तुरंत बताए थे कि बिना प्राण का शरीर जो है बेकार है, यानी बिना इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या बेकार है। जैसे मान लो यहाँ से करंट भेजोगे ना तो ये दो भाग में बटेगा, तो पुनः ये यहाँ आएगा, तो हो सकता है कि ये करंट इसमें भी जाए, लेकिन एक कंडीशन है जिस कंडीशन के तहत इसमें करंट जाता ही नहीं है, उसी को बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो जब इसका कैपेसिटी और इसके कैपेसिटी का रेशियो मतलब C1/C2 का रेशियो C3/C4 के रेशियो के बराबर हो जाए, गौर करना हमेशा नहीं, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। रेसिस्टर भी होगा तो R1/R2 का रेशियो जब R3/R4 के रेशियो के बराबर होगा तो इस बीच वाले पार्ट में करंट नहीं जाता, यानी C1/C2 का रेशियो C3/C4 के रेशियो के बराबर जब होगा तो इस बीच वाले पार्ट में करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा इसको मतलब सिंपली काट के हटा सकते हो, सिंपली काट के हटा दो। तो अगले मर्तबा सिंपल काट के हम हटा लेंगे, तो सिंपल काट के हटा लेंगे तब तुमको ये सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो आसानी से इसे सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें जो करंट गया था सेम वही करंट इसमें आएगा, तो ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे, और इसमें जो करंट गया वही करंट सेम इसमें भी आएगा, तो इसको भी सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो फिर पैरेलल वाला फार्मूला लगा के कर लेंगे, तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। तो देखो ऊपर ये दोनों मिला के एक कैपेसिटी आएगा और नीचे ये दोनों मिला के एक कैपेसिटी आएगा, ये दोनों पैरेलल है, तो फिर से पैरेलल वाला फार्मूला लगा के क्या कर देंगे, एक कर देंगे, तो ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ऐड कर देंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगा। देखो यही जो डायग्राम है इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो इस डायग्राम में देखो जब C1/C2 का रेशियो C3/C4 के रेशियो के बराबर है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ऐसे स्थिति में इस मिड पार्ट से करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा मतलब ये इलेक्ट्रिक डिवाइस बेकार है, इसको काट के हटा लो। देखो अगर ऐसे याद नहीं रहे तो याद रखना, देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो C1 और C4 का मल्टीप्लिकेशन, देखो इसको अगले स्टेप में लिखोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो C1 × C4 इक्वल टू C3 × C4 C2 × C3। तो देखो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अगर बराबर हो गया तो इसको काट के क्या करो, हटा दो। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो गया तो इसको अगले स्टेप में काट के क्या करेंगे, हटा लेंगे। अब देखो ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों भी आपस में सीरीज में, अब आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज से भी रिलेटेड अच्छा सवाल आता है, तो इससे रिलेटेड भी एक दो सवाल हम देख लेंगे, आसानी से बन जाता है। जैसे देखो यहाँ इस टाइप का एक, हालांकि व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग एम से अगर बनाएंगे तो देखिएगा कि उसको डिफरेंट साइड में, चूँकि ये तार है ना उसको फोल्ड करके आगे पीछे मोड़ सकता है, तो उसको डिफरेंट लुक दे देगा। देखो ये इस टाइप का एक सवाल CBSE भी पूछा है, आप लोग देखिएगा CBSE के क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, और बहुत पहले बिहार बोर्ड के सवाल में भी पूछा होगा, बिहार बोर्ड में भी पूछा था। तो देखो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे ना तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा। तो इसका वैल्यू मान लो C1 दे दिया, ये C2 दे दिया, ये C3, इसको मान लो C3 दे दिया, ये C4 दे दिया, ये मान लो C5 दे दिया, हो सकता है इसका वैल्यू ही दे दे। तो देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कोई कहेगा सर कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसको एक स्टेप पे हम बता देते हैं। देखो ये सब तो सिंपल तार है ना,
तो इस जंक्शन को तुम कुछ मान लो और इस जंक्शन को कुछ मान लो, x और y हम मान लिए, इस जंक्शन को x मान लिए, इस जंक्शन को y। इसको थोड़ा देर के लिए आंख बंद करो और यहाँ एक पॉइंट रखो, एक पॉइंट यहाँ रखो, एक उंगली यहाँ रख रहे हैं, एक उंगली, इसको खींच करके इसको नीचे खींचो और इसको ऊपर खींचो। देखो ये कैसा लूप हो जाएगा, ये इस टाइप का लूप बन जाएगा। ये इस टाइप का लूप बन जाएगा। देखो इसको खींच के ऊपर करो, इसको खींच के नीचे करो। जिसको खींच के ऊपर करोगे तो ये C1 ऊपर चला जाएगा, तो C1, और ये भी ऊपर ही खिंचाएगा तो ये C3, और इसको खींच के नीचे करेंगे तो C2 इधर आ जाएगा, C2 इधर आ जाएगा। ये C2, इसको इस पॉइंट को खींच के नीचे करेंगे C2 इधर और C4 इधर। लेकिन इस बीच में जो खिंचाएगा x और y के बीच, देखो अगला जंक्शन x था और ये जंक्शन y था, तो x और y के बीच एक कैपेसिटर जो आ जाएगा ये C5 आ जाएगा। तो देखो अब तुमको भली भांति ये दिखता होगा कि ये निश्चित रूप से व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब इन दोनों का रेशियो देखो यहाँ इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के अगर बराबर हो जाएगा, मतलब इन दोनों का क्रॉस अगर इन दोनों के क्रॉस के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, जो कि आसानी से बन जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को भी आसानी से खींच के हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा। इसी व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल एक और लूप में आता है। देखो इस तरीके से आपको दे देगा, तो डिफरेंट लूप में ये दे देता है, तो उससे घबराने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको अच्छे से अगर बनाएंगे तो सही से डील करेंगे तो सारा सवाल आसानी से बन जाता। देखो इस टाइप का लूप दे दिया, ये देखने में भले लग रहा है कि डिफरेंट शेप एंड साइज का है, लेकिन जब इसको सही से हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये मान लो C1 दे दिया, ये C2 दे दिया, या मान लो ये C1 दे दिया, ये C3 दे देगा, ये C2 दे दिया, ये C4 दे दिया, ये मान लो C5 दे दिया। देखो इस पॉइंट को A ले लेते हैं और इस पॉइंट को B ले लेते हैं। देखो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज। अब कोई कहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है बताइए, तो देखो इस जंक्शन और इस जंक्शन को फिक्स कर लेना, और ये जो A पॉइंट है ना, देखो इस A पॉइंट को खींच के इस साइड कर लो, क्योंकि ये तार है, इस A पॉइंट को खींच के जैसे इधर करोगे देखो इस टाइप का लूप बन जाएगा, इस टाइप का लूप बन जाएगा। इस पॉइंट को खींच के, जैसे इस पॉइंट को खींच के यहाँ उंगली रख करके इस पॉइंट को खींचोगे तो ये देखो C1 इधर चला जाएगा और C3 इधर चला आएगा, बीच में ये C5 बच जाएगा, बीच में ये C5 बच जाएगा, और ये C2 जहाँ था वहीं रह जाएगा और C4 जहाँ था वहीं रह जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो, तो इसको जैसे खींच के हम बाहर किए तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। देखो अब इन दोनों का रेशियो अगर इन दोनों के रेशियो के बराबर हो गया, यानी इस दोनों का क्रॉस इन दोनों के क्रॉस के बराबर हो गया, तो ये काट के क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हाँ, कई बार ऐसा भी होगा कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर नहीं होगा, तब याद रखना, तब इसमें इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तब इसको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि जब इसमें करंट नहीं जाता है ना तब उसको काट के हम लोग हटा लेते हैं। लेकिन जैसे ये इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब करंट जाएगा, ये तब नहीं हटेगा, तब इसको हम लोग दूसरे मेथड से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी वगैरह निकालेंगे। तो चलो इस दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल अब तुम लोगों से बन जाना चाहिए। अब ज़्यादा हम बताएंगे नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा बताने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग को ज़्यादा लंबा वीडियो पढ़ने